जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इस बार जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जा रहा है वो 75वां दिवस मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस कितना 75वां दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले सबसे पहले आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और तब से लेकर आज तक हर साल क्या बनाई जाती है, हम बनाते हैं मतलब कि क्या, स्वतंत्र दिवस। तो मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भारतीय संविधान को हम पढ़ते आ रहे हैं और संविधान की जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। और मैंने एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर लिखा क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए बच्चे क्या ज़्यादा लंबी क्लास देख के उसको छोड़ देते हैं। तो छोटी क्लास है, अच्छे से इसको देखिए और यहाँ से हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन भी बहुत होती है लेकिन हमेशा ही यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाना और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना आप। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने क्या यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और इसमें यहाँ पे भारतीय जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना की यहाँ पे मांग की गई। और इस प्रस्तावना की जो प्रस्ताव पारित करने का उद्देश्य कब रखा था पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या रखा यहाँ पर, उद्देश्य प्रस्ताव पारित रखा यहाँ पर। और इसकी जो स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी प्रस्तावना की। तो यहाँ पर प्रस्तावना है, प्रस्तावना में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे सारे A to Z क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब बस यहाँ तक ही अगर फुल स्टॉप लग जाता है तो यहाँ तक क्या समझे हम भारत के लोग, मतलब क्या, जितनी भी जनता है भारतीय लोगों की वही सब क्या है, हम भारत के लोग। आगे क्या है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर आप देखना, हम भारत के लोग, लोगों का वर्णन किया गया। और यहाँ से यहाँ तक जो पहली लाइन में ही जो भारत शब्द है वो कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार। एक तो हम भारत के लोग और दूसरा भारत को। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हम भारत के लोग, भारत को, और पूरे जो प्रस्तावना है उसमें जो भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार। भारत शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। तो भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार। आगे को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए छठ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संस्कृत में इसकी डेट निश्चित हो गई है, एक्सप्लेन की गई है, को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, ये पूरी एक प्रस्तावना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर कुछ रेड में लिखा हुआ। तो यहाँ से क्या कि जो प्रस्तावना में यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए थे। पहले बात तो ये कि इसमें आ जाएगा कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया,
एक बार इसमें संशोधन किया गया है। भारत की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार। प्रस्तावना में एक बार किया गया, लेकिन जो भारतीय संविधान है, संविधान में लगभग 103 के आसपास स्टेम हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। तो ये प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया, कब किया गया? एक था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संशोधन किया गया। किस लिए किया गया था? तो इसमें कुछ 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन ये द्वारा ये जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द ये जोड़े गए थे। और आगे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार, सबसे पहले जो विचार दिया था, विचार यूएसए ने दिया था। इसका विचार कहाँ से लिया गया प्रस्तावना का? यूएसए के संविधान से। और जो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? भाषा ली गई है। तो दोनों में अंतर है। जो प्रस्तावना वो कहाँ से ली गई है, विचार इसके, वो यूएसए के संविधान से ली गई है, और जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ से आगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए कब? 1976 में। और इसके बाद में क्या था? देखो, जब ये जोड़ा गया है इसमें, और यहाँ पे डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आपको पता है, मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन जो 16 आर्टिकल थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो बहुत अधिक पूछ लेता है कि जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया उसी दिन क्या ये प्रस्तावना भी तभी लागू की गई थी। और इसमें क्या थे? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। एक अनुच्छेद आता है 394, और इसी के ही द्वारा ये निश्चित किया गया था कि कौन कौन से आर्टिकल लागू करने। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन प्रस्तावना और 16 अनुच्छेद ये लागू कर दिए गए थे। और इसी के ही द्वारा आपको पता है जो संपूर्ण जो संविधान है, संपूर्ण संविधान, छब्बीस जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पे कितना बन के तैयार हो गया, और 26 नवंबर को क्या हम विधि या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, और 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। लेकिन जो बाकी जितने भी आर्टिकल बचे थे वो कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी का दिन ही निश्चित क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसी दिन लागू क्यों नहीं किए गए सारे अनुच्छेद? क्योंकि आपको पता है लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन
अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने की थी। और यहाँ पर निर्णय लिया गया, सभी जितने भी इसमें लोग थे उन्होंने कसम खाई थी रावी नदी के तट पर कि हम भारत का संविधान कब लागू करेंगे, 26 जनवरी को के दिन ही लागू करेंगे। इसलिए बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। तभी से ही 26 जनवरी 1930 से क्या भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में ये मनाते आ रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी का दिन निश्चित था। इसलिए तो कितनी बार संशोधन किया गया, एक बार। क्या क्या किया गया था इसमें, कि इसमें एक केस आता है इन री बेरुबाडी, 1960 एनरी बेडुबाडी केस आता है। और इसके द्वारा क्या यहाँ पर इन्होंने केस डाला था कि क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ पर जो प्रस्तावना में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल अंग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल अंग नहीं है। तो किस में किया गया था, एनरी बेरुबाडी 1960 में एक केस हुआ था। और इसमें क्या यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल अंग नहीं है। फिर इसके बाद में एक और केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब। बहुत आते हैं यहीं से ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 1967। और इसमें कहा गया था, जब यहाँ पर गोलकनाथ बनाम ने केस डाला पंजाब सरकार पर और इसने कहा था कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर प्रस्तावना में भारतीय संविधान ने, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रस्तावना है संविधान की मूल आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। आत्मा है या अंग है। तो यहाँ पर क्या कह दिया इसमें कि प्रस्तावना कैसी है, संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद में एक और केस आता है सबसे महत्वपूर्ण, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। और इसके द्वारा ये कौन थे, केशवानंद भारती कौन थे, ये यहाँ के एक साधु थे, केरल के साधु थे। और इन्होंने कहा कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और इसी के द्वारा संविधान का मूल भाग बताया प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल भाग है। इन्होंने कहा कि जब उस समय जो गोलकनाथ बनाम केस हुआ था, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे इस वाले में, गोलकनाथ बनाम 1967 में एम हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस।
और इन्होंने इसमें गोलकनाथ बनाम में कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मतलब संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन क्या है, ये इसकी मूल आत्मा है। और इसमें केशवानंद भारती बनाम में कहा गया 1973 में कि प्रस्तावना की भारतीय संविधान की मूल भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल भाग है या मूल अंग है। इसमें यहाँ पे क्या किया गया था, और ये उस समय जो बताते हैं कि सबसे बड़ी बेंच थी, अब तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच। इसमें 13 जज थे, 13 जज, और 13 जज में ये सबसे बड़ी बेंच थी। और इसके द्वारा यहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि हाँ, इसमें संशोधन हो सकता है। और इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कि यहाँ पे इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो कितनी बार भारतीय सब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार किया गया। हमेशा ही क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। आगे देखते हैं, और ये तीनों केस पूछ लेते हैं। एनी बेरुवाड़ी केस कब हुआ था, किससे संबंधित है? दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, और तीसरा जो केशवानंद भारती केरल सरकार जो थी। जो केशवानंद भारती है, ये कौन थे? एक साधु थे, और इन्होंने पूरे केरल को हिला दिया था। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला काफ़ी समय तक। और इन्हीं के द्वारा 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इनका कहने का मतलब था कि क्या संशोधन हो सकता है, कि हाँ, संशोधन हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था। और देखते हैं यहाँ पे जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इन शब्द को देखेंगे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। इससे सारे देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्यों हम इनको पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। प्रस्तावना को जो के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी, इन्होंने राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। जो के.एम. मुंशी थे, इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को, कि प्रस्तावना क्या है, कैसी है? भारतीय राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने? के.एम. मुंशी ने। और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ हनन करता है, तो एक आर्टिकल है 32, इसके द्वारा सीधे कहाँ जा सकते हैं, अपने रिट डाल सकते हैं, बात कह सकते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, वो अनुच्छेद 32, इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आता है एक एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव। एम हिदायतुल्लाह जो भारत के जो कार्यवाहक क्या बनाए गए थे?
जो राष्ट्रपति भी बनाए गए थे, और एम हिदायतुल्लाह ने और ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि जो भारत प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा है। बहुत आता है ये कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। और जबकि जन्म पत्री किसने कहा है? जो के.एम. मुंशी थे। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आता है यहाँ पे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, इनका क्या क्या मतलब है। सबसे पहले आता है यहाँ पे समाजवादी। समाजवादी क्या अर्थ है इसका? समाजवादी का, समाजवादी का मतलब यह है कि संपूर्ण समाज में, संपूर्ण समाज में सभी को बराबर अधिकार है। कहने का मतलब ये कि जो भी समाज में, जो भी भारतीय देश में कोई भी चीज़ आएगी और इसके द्वारा क्या यहाँ पे, चाहे छोटा लोग हो चाहे बड़े लोग हो, सभी को मतलब क्या, सभी को वो चीज़, सभी को सबका अधिकार है इसमें। तो किस में कहा गया है? ये समाजवादी शब्द में, इसलिए ये जोड़ा गया था। दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। और इसमें क्या कहा गया है कि भारत में लगभग, आप देख भी रहे होंगे, भारत में कैसे लगभग 80% जनसंख्या किन लोगों की है? हिंदू लोगों की। लेकिन इसमें कहा गया कि पंथ निरपेक्ष, कि भारत में कोई भी, पंथ निरपेक्ष मतलब या धर्मनिरपेक्ष, कि भारत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पे कितने भी धर्म हो, कोई से भी देखते भी होंगे आप, अन्य धर्म है, सिख, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सभी को क्या यहाँ पे बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसे नहीं कि हाँ जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान है इसमें किसी एक धर्म को अच्छा बढ़ावा दिया गया, नहीं, इसमें क्या सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। सभी धर्मों को समान अधिकार। और नेक्स्ट आता है आपका लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, इसमें क्या, सबसे पहले तो लोकतंत्रात्मक, इसमें एक वो थे अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। लिंकन, और इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भारतीय जो भी मतलब जो भी लोकतंत्रात्मक है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता के लिए ही है। जनता के द्वारा जनता के लिए। तो बहुत आता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो कहा था वो किसने कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ये कहा था। और जबकि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? इसमें यह है कि कोई भी लोग, मतलब इसका मतलब यह है कि लोगों के द्वारा चुना गया, मतदान के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा मतदान से बनाया गया तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। मतलब
इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ क्या ऐसा वंशानुगत चल रहा है, इसमें क्या लोगों के द्वारा, जैसे कि 5 साल हो जाते हैं। जैसे कि बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके किसके द्वारा बनता है, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और 5 साल जैसे इसका समय पूरा होता है, ये अपने उस पद से ये वहाँ से क्या इस्तीफा ले लेते हैं, और वहाँ पर क्या दोबारा ही है क्या होती है, जनता अपने इच्छानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरी सरकार को यहाँ पे चुनती है। जैसे कि जनता चाहे तो बीजेपी सरकार को, जनता चाहे तो बसपा को, जनता चाहे तो समाजवादी पार्टी को, जनता चाहे तो कांग्रेस को। तो जनता के हाथ में है, तो जनता जिसको चाहेगी उसे यहाँ पे सरकार बना सकती है। तो लोकतंत्रात्मक में यही कहा गया है कि लोगों के द्वारा मतदान से बनाया गया लोकतंत्र कहलाता है, जिसके द्वारा जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पर। और अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए। नेक्स्ट आता है संप्रभुता संपन्न। ये रहा संप्रभुता संपन्न। संपन्न मतलब इसमें कहा गया है संप्रभुता संपन्न कि भारतीय लोग मतलब सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। सभी विषयों पर भारतीय संसद या संविधान को कानून बनाने का अधिकार है। अधिकार है किसमें कहा गया था, संप्रभुता संपन्न में यह कहा गया कि सभी विषयों पर भारतीय संसद संविधान को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो भारतीय लोग हैं ये अपने नियम कानून बनाएंगे, किसी दूसरे देश से पूछेंगे, नहीं। यहाँ पर भारतीय लोगों में इतनी शक्ति है, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इच्छुक हैं कि वो अपने संविधान में या किसी में भी वो प्रस्तावना में किसी में भी मतलब क्या संशोधन कर सकते हैं और उस पर नया कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का धर्मपंथ निरपेक्ष ये संपन्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गणराज्य। गणराज्य मतलब इसमें क्या कहा गया है गणराज्य में कि जिस देश का राष्ट्रपति है कैसा है वहां पर वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति या भारत का प्रथम व्यक्ति या देश का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या उसका भी क्या है, यहाँ पे कार्यकाल दिया गया कि 5 वर्ष जैसी हो जाएंगे उसके, और वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा अपना टाइम पीरियड करके नीचे पद पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्या किया गया गणराज्य में कि भारत का राष्ट्रपति कैसा नहीं है वंशानुगत, या जो राजतंत्र कहते हैं कि राजा के द्वारा बनाया गया कि राजा का बेटा इस तरीके चलता रहता है। ठीक उसी तरह से वंशानुगत कि क्या एक वंश के क्रम के अनुसार चलते आ रहे हैं। जैसे कि कोई पीएम बैठा, फिर वो उसकी मृत्यु हुई या कोई बीमारी आई, उसकी मृत्यु के बाद दूसरा उसी के ही परिवार में से उसी के बेटा बन गया, जैसे कि राष्ट्रपति मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक वंशानुगत नहीं है, क्योंकि ये क्या यहाँ पर हर 5 साल बाद यहाँ पर ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है अखंडता। अखंडता मतलब क्या, जिसे तोड़ा या बांटा ना जा सके। मतलब भारतीय संविधान कैसा है, जिसे तोड़ा ना जा सके और जिसे बांटा ना जा सके। अखंडता का मतलब यही है। नेक्स्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं और प्रस्तावना में कुछ देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और भी हैं। जैसे कि यहाँ से आ जाता है कि जो न्याय व्यवस्था दी गई है, न्याय के लिए कितनी बार कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, कि जो प्रस्तावना में न्याय
शब्द का जो प्रयोग किया गया किन किन के लिए किया गया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 शब्दों का प्रयोग, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पूछ लेता है कि जो न्याय व्यवस्था की गई है वो कितने तरह की गई है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब समाज के द्वारा, आर्थिक मतलब क्या, पैसों की कमी के कारण, और राजनीतिक मतलब क्या, जो राजतंत्र के द्वारा भी ये तीनों की भी न्याय व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है जो विचार अभिव्यक्त करने की जो है वो किस में की गई है, स्वतंत्रता। जो भारतीय प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया और कितने शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है इसमें। कौन कौन सी स्वतंत्रता, सबसे पहले आती है विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास और धर्म। मतलब क्या, जो स्वतंत्रता बताई गई है कितने प्रकार की बताई गई है, 5 प्रकार की। मतलब क्या, पहला आता है विचार, कि मैं किसी से विचार करूं या मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या सिद्धांत हैं, इसमें किसी को कोई भी अधिकार नहीं है, मेरे कुछ भी अधिकार हैं या विचार हैं। दूसरा क्या, अभिव्यक्ति, मैं किसी भी व्यक्ति से बात करूं या मेरे अंदर क्या बात चल रही है मैं किसी को नहीं बताऊं या नहीं बताऊं। नेक्स्ट आता है उपासना, मैं किसी धर्म की उपासना करूं या किसी धर्म को मानूं। उपासना किसी के मतलब किसी को व्यक्ति को मानूं या ना मानूं वो मेरे ऊपर बात है। नेक्स्ट आता है विश्वास, अब मैं किसी में विश्वास करूं या ना करूं ये किस में आता है, विश्वास में। नेक्स्ट आता है धर्म, मैं किसी भी धर्म को मानूं या ना मानूं, जैसे कि मैं हिंदू धर्म को मानूं, मुस्लिम धर्म को मानूं, सिख धर्म को मानूं, किसी को मानूं। इसमें क्या है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता की गई है कितने प्रकार की गई है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास और धर्म, यहाँ पर 5 प्रकार की गई है इसमें। यही किया गया और तो इसमें कुछ बचा नहीं है। मतलब क्या, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्मित करते हैं। मतलब क्या, हम जो प्रस्तावना है उसको कब अपना लेते थे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद मतलब खुद द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और की गई यहाँ पे, बंधुता। जो बंधुता का जो अर्थ है इसमें भाईचारे का कहा गया है, भाईचारा कि जो जितने भी भारतीय लोग हैं वो किस तरीके से रह सकते हैं, बंधुता मतलब भाईचारे की तरह से इसमें रह सकते हैं। तो भाईचारे की बात कितनी बार की गई है इसमें, एक बार ये कहा गया है इसमें। और इसमें क्या बचा है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित। अखंडता मतलब क्या, अखंडता हमने पढ़ लिया है, जिसके खंड ना किए जा सके। समानता का भी प्रयोग किया गया है इसमें कहीं, ये रहा समानता, समता और समानता। मतलब क्या, इसमें समानता किस में की गई है, प्रतिष्ठा और उपासना। समता, समानता, समानता कितनी तरह की बताई गई है, 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये भी पूछ लेता है कि प्रतिष्ठा कितने प्रकार की बताई गई है, 2 प्रकार की ये बताई गई है। और जो समता और स्वतंत्रता जो शब्द है, जो समता और स्वतंत्रता, ये जो दोनों शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये और एक बंधुता भी आ जाता है इसमें। बंधुता, ये
रूस की क्रांति से लिए गए हैं 1789 में। रूस की क्रांति 1789 में ये लिए गए हैं। जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से। और जो प्रस्तावना की जो अवधारणा ली गई है, की अवधारणा, ये अमेरिका देश से ली गई है। अमेरिका देश से ली गई है। बस यही आता है इसमें हमेशा। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बने वो मैंने आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में और देखते हैं। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगर समझ में नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके और इसके अच्छे से नोट्स बनाना। और वीडियो क्वालिटी कम मत करना, 720 में या 480 में देखना, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर दिखेगा बिल्कुल। तो बहुत आज के लिए, कल फिर मिलते हैं एक क्लास के लिए। धन्यवाद आज के लिए।